कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक। तो बच्चा पार्टी, जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर शुरू किया था। हिस्ट्री का चैप्टर था, आपका जो इतिहास है उसका चैप्टर था, जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, है ना। तो इस चैप्टर में हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, बहुत सारी चीजों के बारे में बात की। हमने बात की कि भाई जो राष्ट्रवाद की भावना है, जो अपने देश के प्रति लगाव की भावना होती है, एक जब साझा पहचान जो होता है हम शेयर करते हैं, वो जो भावना है कैसे उत्पन्न हुई। तो सबसे पहले यूरोप में उत्पन्न हुई, और यूरोप में किस देश में उत्पन्न हुई, तो यूरोप का जो फ्रांस नाम का देश था, वहां पे जो है ये आप बोल सकते हो ये जो भावना है वो उत्पन्न होने लगती है। फिर हमने ये जाना इससे पहले क्या हुआ करता था, यानी कि जब राष्ट्रवाद की भावना नहीं आई थी, जब जो राज्य हुआ करते थे राजाओं के अंडर में हुआ करते थे, उससे पहले क्या सिचुएशन थी। तो भाई मैंने बताया था यूरोप पूरा जो है छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड था, और हर हिस्से में जो है एक राजा रजवाड़ा जो है यहाँ पे क्या किया करता था, रूल किया करता था। ये सारी चीजों के बारे में हमने बात की, है ना। सबसे पहली जो क्रांति है कब आई, तो 1789 में पहली क्रांति आई, फ्रांस में क्रांति आई थी। उसके बाद जो है यहाँ पे फ्रांस से ही जो है अलग अलग देशों ने जो है ये चीज सीखनी शुरू कर दी कि देखो राजा जो है क्या है, हमें लूटने के लिए बैठा है, परेशान करेगा हमें, और राजा से प्यार करना ही राष्ट्रवाद नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे जनता का रूल कब आया, बेसिकली सबसे पहले फ्रांस में आया था। ये जो सोच है सबसे पहले कहां आई थी, फ्रांस में आई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे जो है ये चीज आगे बढ़ने लगती है, और कम से कम राष्ट्रवाद को फैलने में 100 साल से ज्यादा लग जाते हैं, है ना, पूरे यूरोप में, और फिर पूरे यूरोप से पूरी दुनिया में भी है। भारत में भी तो राष्ट्रवाद आया ना। तो एक्चुअली आप बोल सकते हो कि यूरोप जो था वो क्या था भाई, एक हमारा क्या है, आप बोल सकते हो यूरोप से हमने सीखा है, हमारे गुरु हैं यूरोप, है ना। यूरोप में भी बात करें, फ्रांस से हमने सीखा है, फ्रांस हमारा गुरु है। होता है ना, कोई चीज हम देख के स्टार्ट करते हैं, तो यूरोप से ही, यूरोप का जो फ्रांस देश था उससे ही सीख के जो है हमने सीखा है कि भाई ये चीजें क्या होती हैं। उससे पहले तो जो लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सबका कोई मतलब नहीं हुआ करता था, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, और आज की इस टॉपिक की बात करेंगे कि भाई आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की मैं बात करूं, आज हम अभिजात वर्ग के बारे में बात करेंगे। लेट मी सिलेक्ट द पेन। ठीक है, तो अभिजात वर्ग क्या होता है इसकी हम बात करेंगे, है ना। फिर हम मध्यम वर्ग क्या होता है। अच्छा, एक नई क्लास उभरी जिसे हमने मध्यम वर्ग का बोला, मिडिल क्लास का बोला, यानी कि पहले गरीब और अमीर हुआ करते थे। एक और नई क्लास उभरती है, उसे बोला गया मध्यम वर्ग, है ना। आज हम किसके, आज हम अपनी बात करें, हम भी तो एक मध्यम वर्ग के हैं ना। यानी कि हम बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं है, हम ऑडी मर्सिडीज वगैरह नहीं है हमारे पास, है ना। बड़े बड़े जो बंगले होते हैं वो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम भूखे भी नहीं मर रहे, 3 टाइम का खाना भी मिलता है हमें, अच्छी स्कूलिंग भी हुई हमारी, है ना, सब कुछ ठीक ठाक है ना। तो उन्हें मध्यम वर्ग का बोलते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अच्छा, ये जो मध्यम वर्ग के लोग थे, इनसे ही क्या होता है, उदारवाद की स्थापना होती है। उदारवादी जो लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग से उभर के आए थे। उदारवादी लोग जो खुली सोच वाले लोग थे, जो किस पर विश्वास रखते थे कि भाई जनता जो है अपने लीडर को जनता चुनेगी, राजा का कोई हक नहीं है ना। तो उदार राष्ट्रवाद की भावना, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर मताधिकार के बारे में बात करेंगे, वोटिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है हम आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण, आर्थिक क्षेत्र में कैसे उदारीकरण हुआ, कैसे लिबरलिज्म देखने को मिला, उसकी हम बात करेंगे। फिर हम रूढ़वादी का जन्म। अच्छा, रूढ़वादी का मतलब क्या होता है, पुरानी सोच वाले लोग, है ना। पुरानी सोच वाले लोगों को क्या बोल देते हैं हम, रूढ़वादी बोल देते हैं। तो इनका जन्म कैसे हुआ इसकी हम बात करेंगे। और फिर आखिरी जो टॉपिक होगा वो होगा वेना संधि। आखिरी टॉपिक क्या होगा, वेना संधि होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा, है ना। अब एक एक करके जो है धीरे धीरे करके जो है टॉपिक्स की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अभिजात वर्ग की। अभिजात वर्ग को क्या बोलते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोक्रेट्स, यानी कि बहुत अमीर जो लोग होते हैं, कुलीन वर्ग के लोग, है ना। आप बोल सकते हो इन्हें कुलीन वर्ग के, जो बहुत ही अमीर होते हैं, जिनके पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, कुलीन वर्ग के लोग, है ना। कुलीन वर्ग के लोग की बात हो रही है यहां पे। तो देखो, यूरोपीय महाद्वीप में जमीन से संपन्न कुलीन वर्ग हमेशा से ही सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जो है प्रभावशाली हुआ करता था। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि जब ये जो चीजें हो रही थी, नहीं मतलब राष्ट्रवाद की भावना से पहले क्या सीन था, तो यहाँ पे क्या हुआ करता था, राजा रजवाड़े हुआ करते थे, और यहाँ पे जो इनके नीचे काम किया करते थे ना, इनके साथ जो काम किया करते थे, वो कौन होते थे, वो ही अभिजात वर्ग के, यानी कि वही कुलीन वर्ग के हुआ करते थे, बड़े ही अमीर लोग, संपन्न लोग, है ना, संपन्न लोग हुआ करते थे। इनके पास बहुत सारे क्या होते थे, स्पेशल राइट्स होते थे। इनके पास कुछ एक स्पेशल राइट्स, मतलब कुछ स्पेशल जो चीजें होती है, अधिकार जो होते हैं, जो हर किसी के पास नहीं होते, वो इनके पास जो हुआ करते थे। और इनका स्टार्टिंग से क्या था, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जो है ये काफी प्रभावशाली हुआ करते थे। इनकी जो पहुंच है वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। जैसे आज की मैं बात करूं, आज के जो आईएएस, जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हैं, है ना, जो आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह हैं, जो हमारे सरकार के साथ काम करते हैं, सेक्रेटरी वगैरह हो गए, है ना, फॉरेन सेक्रेटरी हो गया, ये सब कौन है, ये भाई यही कुलीन, आज के कुलीन वर्ग से यही लोग आते हैं, है ना। तो यहाँ पे इनके पास सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जो है प्रभावशाली बड़े हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, देखो, कुलीन वर्ग के लोगों की जीवन शैली एक जैसी होती थी, जिसका इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि वे किस क्षेत्र में रहते थे। मतलब इनकी जीवन शैली, रहने का तरीका जो है वो एक जैसा हुआ करता था। और इससे मतलब, और इस चीज से ना कोई मतलब नहीं है कि वो कहां रहते थे, मतलब उनकी जो जीवन शैली थी, जो लिविंग स्टैंडर्ड थे, वो एक जैसे थे भाई, बढ़िया एकदम ऐशो आराम वाली लाइफ,
है ना, नौकर चाकर लगे हुए हैं, ये सारी जो चीजें इन्हें मिला करती थी। शायद इसी जीवन शैली के कारण वे एक सूत्र में बंधे हुए थे और एक ही सूत्र में जो है बटे हुए थे। अब भाई एक बात बताओ, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तुम्हारी सब इज्जत कर रहे हैं, तुम्हें स्पेशल राइट्स दे रहे हैं, तो भाई होता है ना, सब एक हो जाते हैं कि यार हम क्यों, मतलब हम अपने आप को ऊंचा देखते हैं, हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाओगे दूसरों के सामने, है ना, फिर सामने वाले को कुछ समझोगे नहीं जब गरीब होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे फ्रांस में थी। ठीक है, चलिए, उनकी जागीरें ग्रामीण इलाकों में होती थी और उनके आलीशान बंगले जो है शहरी इलाकों में होते थे। भाई आज के टाइम पे आपने देखा होगा, अमीर अमीर लोग होते हैं, उनकी गांव में बहुत सारी जमीनें होती हैं, 200 बीघा 300 बीघा खेती होती है ना, आज के टाइम भी होता है ये। तो तब भी ऐसा हुआ करता था। ये क्या थे भाई, इनके बड़े बड़े बंगले हुआ करते थे शहरों में, है ना, शहरों में बंगले हुआ करते थे, और भाई ग्रामीण इलाकों में जो है इनकी बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी, जिसमें जो है आप बोल सकते हो तृतीय वर्ग के जो लोग हैं वो काम किया करते थे, मतलब जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो उन पे जो है काम किया करते थे, है ना। चलिए, आपस में संबंध बनाए रखने के लिए जो है उनके परिवारों के बीच जो है शादियां भी होती थी भाई, यानी कि कुलीन लोगों में ही शादियां हुआ करती थी। कुलीन वर्ग के लोग कुलीन वर्ग में ही शादी करेंगे, ऐसा ही हुआ करता था, है ना, संबंध बनाने के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए। और आपने देखा होगा कि जो बाहर से ऑफिसर्स आते थे ना, हमारे उधर ब्रिटेन भी तो हमारे भारत का क्या रहा है भाई, भारत को गुलाम बनाया था, तो ब्रिटेन से जो कुलीन वर्ग के लोग थे वही तो भारत आया करते थे। इनके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, वाइस रॉय, है ना, और भाई गवर्नर, ये सब कौन थे भाई, ये सब कुलीन वर्ग के ही थे। ये लोग अच्छी इनकी पहुंच हुआ करती थी, सिफारिशें लगा करती थी कि भाई भारत में कैसे भी ट्रांसफर करवा दो इनका, है ना। तो ये आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, तो हमेशा ना हिस्ट्री को रिलेट किया करो, जोड़ के देखा करो। अब अच्छा, वे फ्रेंच भाषा बोलते थे ताकि अपनी एक खास पहचान बनाए रखें। तो भाई फ्रेंच भाषा बोला करते थे, है ना, मैंने बोला ना कि जब आप एक भाषा बोलते हो ना, तो उससे हम थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा हमें एक सा फील होता है कि हम एक हैं, है ना। तो ये सारी जो चीजें वो हुआ करती थी। अब क्या हुआ, सत्ता से संपन्न यह वर्ग संख्या में छोटा था। अब भाई देखो, ये जो वर्ग था बेसिकली, आप अगर 100% की बात करूं, 100 में से सिर्फ भाई ये जो 90% लोग थे वो तो गरीब ही थे, सिर्फ 10% या 10 से भी कम आप बोल सकते हो, 5 से 10% जो लोग थे वही कुलीन वर्ग में जो है आया करते थे। जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा जो है किसानों से बना हुआ था, है ना, समझ में आ गया ना। देखो, ज्यादातर ये सत्ता जो थी, ये जो अभिजात वर्ग की सत्ता थी, ये बहुत ही छोटी संख्या में थी। ज्यादातर जो लोग थे वो क्या थे, वो किसान थे या फिर मजदूर थे, है ना। और पश्चिमी यूरोप में ज्यादातर जमीन पर जो है छोटे किसान खेती किया करते थे। पश्चिमी यूरोप की बात हो रही है, यानी कि यूरोप का वो हिस्सा जो पश्चिम में, वहां पे ज्यादातर जो खेत हैं, इन खेतों पर कौन काम किया करता था, किसान काम किया करते थे। और वो जो जमीन थी वो इनकी नहीं हुआ करती थी, वो कुलीन वर्ग के लोगों की ही हुआ करती थी। पूर्वी और केंद्रीय यूरोप में अगर मैं बात करूं, ये तो हमने पश्चिमी यूरोप की बात कर ली, है ना, यूरोप के पश्चिमी साइड में। अगर मैं पूर्वी और केंद्रीय यूरोप की बात करूं, पूर्वी और केंद्रीय यूरोप में बड़ी बड़ी जागीरें हुआ करती थी, जहां ठीक है दासों से काम करवाया जाता था, है ना। यानी कि पश्चिमी यूरोप की बात करूं, यहां पे किसान थे छोटे छोटे, लेकिन अगर मैं बात करूं पूर्वी और केंद्रीय यूरोप की, यहां पे दास रखा करते थे लोग, दास गुलाम, वो जो है इनके खेतों में काम किया करते थे। आई होप आपको जो है इतना जो है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे चल लेते हैं। अगला टॉपिक कौन सा, मध्यम वर्ग का उदय, जो मिडिल क्लास फैमिली है, इसका उदय। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करूं पश्चिम और केंद्रीय यूरोप में कुछ भागों में उद्योग धंधे में वृद्धि होने लगी। अब भाई देखो, होता है ना कि मैंने बताया था आपको कि 18वीं शताब्दी में जब ये राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही थी, एक तरफ क्या हो रहा था, एक तरफ भाई यहां पे औद्योगिकरण हो रहा था। क्या हो रहा था, औद्योगिकरण। ये औद्योगिकरण क्या था भाई, तो यहां पे उद्योग पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा था, और यहां पे बड़ी बड़ी मशीनें आ गई थी, इंडस्ट्रियलाइज में बड़ी बड़ी मशीनें आ गई थी, और यहां पे लोगों को जो है क्या मिल रहा था, लोगों को जो है रोजगार मिल रहा था, लोगों को यहां पे रोजगार मिल रहा था भाई। जब भाई लोगों को रोजगार मिल रहा था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही थी, है ना, एक ऐसा मतलब अलग ही मतलब जो होता है ना एरा शुरू हो गया था, जहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं। एक जो आपका एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग जो चैप्टर है, उसमें आप पढ़ोगे डिटेल में, तो उसमें क्या देखोगे आप, उसमें देखोगे वहां पे एक नया वर्ग उभरा, जैसे क्या बोला गया, मिडिल क्लास। अच्छा, मिडिल क्लास कौन थे, जो खुद नौकरियां करते थे अच्छी, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, है ना, उसमें कुछ उद्योगपति हो गए छोटे मोटे, जो खुद का जो है बिजनेस शुरू कर रहे हैं। यानी कि वर्ग जो था, इसमें पैसा भी था और बहुत ज्यादा भी अमीर नहीं थे, कुलीन वर्ग के भी नहीं थे। तो ये जो मध्यम वर्ग है, इसका उदय होने लगा। बेटा, जब मध्यम वर्ग के लोगों का उदय हुआ ना, तो इन्होंने ही सिखाया क्या होता है राष्ट्रवाद की भावना, है ना। इन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि बेटा ये मध्यम वर्ग के लोग थे ना, ये सबसे अच्छी खासियत क्या थी इनकी, ये पढ़े लिखे थे, है ना, ये पढ़ा लिखा वर्ग था। तो पश्चिमी और केंद्रीय यूरोप के कुछ भागों में जो है उद्योग धंधों में वृद्धि हुई। इसके कारण इससे जो है शहरों का विकास हुआ। जब भाई उद्योग में वृद्धि होती है तो शहरों का विकास होता है, और उन शहरों में क्या हुआ, एक नया व्यवसायिक वर्ग जो है उदय हुआ। यानी कि एक व्यवसायिक वर्ग मतलब जो धंधा किया करता था, बिजनेस किया करता था,
छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं, है ना, तो उन पे पैसा आ रहा है। तो यह नया वर्ग जो था वो क्या था भाई, यह नया वर्ग जो है बाजार के लिए उत्पादन का काम करता था, जो बाजार में जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है बाजार में, उसका काम किया करता था। ठीक है, चलिए, अच्छा, इसे क्या बोला गया, इसे जो है क्या बोला गया, इसे मध्यम वर्ग का बोला गया। इस परिघटना ने समाज में नए समूह और वर्ग को जन्म दिया। इसे क्या बोला गया, इस नए सामाजिक वर्ग में एक वर्ग मजदूरों का था और दूसरा वर्ग जो है मध्यम वर्ग का था। अब इसमें भी दो कैटेगरी थी, जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे एक थे गरीब, है ना, दूसरे थे अमीर, दूसरे अमीर थे, है ना। अब यहां पे एक जो नया वर्ग था वो कौन सा था, मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग। दूसरा जो गरीब वर्ग था वो मध्यम वर्ग था। अच्छा, इस नए सामाजिक वर्ग में दो थे, एक तो एक वर्ग था मजदूरों का और दूसरा था मध्यम वर्ग का। मजदूर मतलब जो काम कर रहे हैं, है ना, मजदूर, ये तो अभी भी गरीब है, लेकिन दूसरा कौन सा था, दूसरा था मध्यम वर्ग का। ठीक है, इस मध्यम वर्ग के मुख्य हिस्से थे उद्योगपति, व्यापारी और व्यवसायी। व्यापारी, व्यवसायी, है ना, इसमें कुछ वो भी आ जाते, प्रोफेशनल जो है, वकील वगैरह हो गए, डॉक्टर हो गए, ये भी जो है इसी में आ जाया करते थे। इसी मध्यम वर्ग ने राष्ट्रीय एकता की भावना को एक नया रूप दिया। आप बोल सकते हो, जब ये मध्यम वर्ग के लोग आए, पढ़े लिखे थे, इन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिया भाई कि ये राजा कौन होता है हम पर रूल करने वाला, जनता का रूल होना चाहिए, राजा जो है वो किसकी वजह से, जनता की वजह से, तो जनता का जो है रूल होना चाहिए। तो ऐसे कुछ सवाल जो थे वो पूछने शुरू कर दिए, है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं उदार राष्ट्रवाद की भावना। जो उदार राष्ट्रवाद की भावना है, मतलब जो लिबरलिज्म की भावना, जो लिबरल जो नेशनलिज्म है, यानी कि सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। वोट सब, जो जैसे स्टार्टिंग में लिबरलिज्म आया था उन्हें तो इतना अधिकार नहीं था, मतलब वोट भी कुछ लोगों को ही डालने का अधिकार था, है ना। स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपनी आप बात जो है सामने वाले को रख सकते हो, ये सारी जो चीजें हैं वो उदारी राष्ट्रवादी की भावना थी। तो 19वीं सदी के शुरुआत के दौर में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना और उदारवाद की भावना में गहरा तालमेल था, है ना। चलिए, नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद के रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की भावना। अब यहां पे ना थोड़ा अंडरलाइन कर लो, व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की भावना, यही क्या था भाई, यही उदारवाद की जो आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी, यही थी कि जो व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता और समानता, यानी कि सबको जो है बराबर अधिकार। ऐसा नहीं है कुलीन वर्ग को अलग ट्रीट किया जा रहा है ना, हमें अलग ट्रीट, तृतीय वर्ग को अलग ट्रीट किया जा रहा है, सबको जो है बराबर, है ना, अधिकार जो है। यदि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण की बात हो रही है, पॉलिटिकल, है ना, चलिए पॉलिटिकल एंगल से हम देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, तो उदारवाद की भावना ने ही आम सहमति से जो है शासन के सिद्धांत को बल दिया, आम सहमति से, है ना। यदि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो उदारवाद की भावना ने ही आम सहमति से जो है शासन के सिद्धांत को बल दिया। समझ में आ गया, यानी कि ये जो भावना है राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो जो उदारवाद की भावना थी, है ना, यानी कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, इसी भावना ने जो है आम सहमति के शासन के सिद्धांत को बल दिया। आम सहमति मतलब, आम सहमति की किसकी बात हो रही है यहाँ पे, आम सहमति का मतलब है यहाँ पे लोकतांत्रिक, है ना, लोकतांत्रिक सरकार की बात हो रही है ना, यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार की जो है बात की जा रही है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो यदि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो उदारवाद की भावना में ही आम सहमति से जो है शासन के सिद्धांत को बल दिया, है ना। यानी कि हमारी जो आम सहमति है, हम आम सहमति यानी कि हमारे जो आम लोग हैं इनकी सहमति से जो है हम अपने लीडर को चुनेंगे। तो ये जो भावना है इसे बल किसने दिया, तो आप बोल सकते हो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये जो भावना है उसे उदारवादी लोगों ने ही इसे बल दिया। उदारवादी लोग कौन थे, तो मध्यम वर्ग के लोग ही उदारवादी थे, ठीक है। चलिए, अच्छा, उदारवाद के कारण ही तानाशाही और विशेष अधिकार का अंत हुआ था। स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ, बहुत सारा लड़ाई हुई है, बहुत सारी लड़ाई हुई, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद जो जाके क्या हुआ, तानाशाही और विशेष अधिकार का जो है अंत हुआ है। आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। चलिए, इससे एक संविधान की आवश्यकता महसूस होने लगी। क्या होने लगी भाई, एक संविधान होना चाहिए, एक देश का संविधान होना चाहिए, और पूरा जो देश है यानी कि जो राजा भी है ना वो संविधान के हिसाब से ही चलेगा, और जो संविधान होगा वो राजा की जो पावर्स है, राजा की जो ताकत है उस पर कंट्रोल करेगा। तो उसकी बात हो रही है। तो उदारवाद के कारण ही तानाशाही और विशेष अधिकार का अंत हुआ। इससे ही जो है अब जो संविधान का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी से आया है कि एक संविधान होना चाहिए, यानी कि पूरे राष्ट्र को गवर्न करने के लिए, पूरे राष्ट्र को गवर्न करने के लिए सही से चल रहा है नहीं चल रहा उसके लिए संविधान होना चाहिए, ना कि एक राजा, ठीक है। चलिए, और क्या हुआ, इससे जो है प्रतिनिधित्व पर जो है आधारित सरकार की आवश्यकता भी महसूस हुई। मतलब यानी कि क्या हुआ, प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हम जो लोग हैं, आम जो लोग हैं वो अपना क्या चुनेंगे, आम जो लोग हैं वो अपना लीडर चुनेंगे, आम लोग अपना लीडर चुनेंगे। ये हुआ यहां पे, आम लोग अपना लीडर चुनेंगे। चलिए, अब क्या हुआ भाई, फ्रांस के लोगों को मताधिकार के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। जो फ्रांस के लोग थे बेटा,
फ्रांस के जो लोग थे उन्हें मताधिकार के लिए जो है लंबा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि अभी हर नागरिक को मताधिकार नहीं मिला था। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे मताधिकार की बात हो रही है। मताधिकार मतलब वोट डालना, ये याद कर लो, वोट डालना, वोट डालना, है ना। अब यहां पे भी क्या है, आज के टाइम पे देखते हो आप, 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार है। लेकिन स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था बेटा। जैसे मैं बताऊं 1789 में ये क्रांति हुई थी ना, तो यहां पे सबको जो है वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। जो लोग पढ़े लिखे थे, जो 25 वर्ष से ऊपर के हैं, सिर्फ पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार था, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार था ही नहीं। जो पढ़ा लिखा है, जो टैक्स पे करता है, वही सिर्फ वोट डाल सकता है। तो यहां पे ऐसे फिल्टर लगा रखे थे, है ना। आज के टाइम पे सभी को वोट डालने का अधिकार है जो 18 साल से ऊपर का है। तो वही है कि फ्रांस के लोगों को मताधिकार के लिए जो है लंबा संघर्ष लड़ना पड़ा, स्पेशली महिलाओं को जो है कब मिले, 1946 में मिले हैं। जबकि जो है 1848 में जो है फ्रांस आजाद हो गया था, गणतंत्र बन चुका था। महिलाओं को 1946 में राइट मिले हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हर नागरिक को मताधिकार नहीं मिला था। क्रांति के पिछले दौर में केवल उन पुरुषों को, याद रखना, देखो जब क्रांति हुई थी ना, क्रांति का जब दौर था, उस दौर में जो है सिर्फ उन पुरुषों को मताधिकार मिला था जिनके पास जो है संपत्ति थी, यानी कि जो वोट डाल सकते थे, है ना, वही वोट डाल सकते थे जिनके पास संपत्ति है, जो पढ़े लिखे हैं। जैकोबिन क्लब, अच्छा जैकोबिन क्लब की बात हो रही है, आपने पढ़ा होगा शायद क्लास 9th में जैकोबिन क्लब के बारे में। इसका जो लीडर था वो कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, है ना, उसी ने इसकी स्थापना की थी। भाई जैकोबिन क्लब के दौरे में जो है थोड़े समय के लिए जो है हर वयस्क पुरुषों को मताधिकार मिला था। लेकिन हाँ, जब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब जैकोबिन क्लब का नियम आया था, रूल आया था, यहाँ पे हर वर्ग के लोगों को जो है, पुरुष को, यहाँ पे भी महिलाओं को अधिकार नहीं मिला। महिलाओं को तो बेटा 1946 में मिला है, महिलाओं को तो वोट डालने का अधिकार ही नहीं मिला। लेकिन अगर मैं जैकोबिन क्लब की बात करूं तो यहां पे हर वयस्क पुरुष को जो है वोट डालने का अधिकार था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वही सिर्फ वोट डाल सकते थे, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन नेपोलियन कोड ने फिर से पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी, है। जब नेपोलियन कोड आया, इसमें क्या हुआ, इसमें तो सीधा सीधा तानाशाही का रूल आ गया, है ना। अब फिर से जो है मताधिकार केवल सीमित लोगों के पास ही रह गया। नेपोलियन के शासन काल में महिलाओं को नाबालिग जैसा ही दर्जा दिया गया था। समझ में आ गया, मतलब महिलाओं के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है, महिलाओं को तो कोई भी अधिकार नहीं दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, इसलिए महिलाएं अपने पिता या पति के नियंत्रण में होती थी। पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरू तक जो है महिलाओं को मताधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। यानी कि पूरी 19वीं सदी, यानी कि पूरे 19वीं सदी मान लो, और 20वीं सदी के मध्य तक जो है महिलाओं के पास कोई भी अधिकार नहीं हुआ करते थे। आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा आप बात कर लेते हैं आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण। अब मैंने उदारीकरण की बात की, उदारीकरण मतलब स्वतंत्रता, उदारीकरण मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता। अब ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो ये आर्थिक यानी कि पैसे के मामले में, यानी कि जो व्यवसाय हो रहा है उसके लिए जो है कितनी उदारीकरण था, कैसे उदारीकरण हुआ, उस समय की बात हो रही है। यानी कि यहाँ पे जो उदारीकरण की बात हो रही है, यहाँ पे इंसानों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे धंधे की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो नेपोलियन कोड की एक और खास बात थी आर्थिक उदारीकरण। नेपोलियन कोड में जो सबसे अच्छी चीज हुई वो क्या हुआ बेटा, आर्थिक उदारीकरण। इसने सबसे पहली जो चीज की वो आगे क्या की, इसने ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो परिवहन है, उसे इंप्रूव किया। कम्युनिकेशन, जो संचार है, इसे इंप्रूव किया, क्योंकि इसे पता था कि दोनों चीजें मजबूत होंगी ना, तभी एक जो है व्यवसाय अच्छे से काम कर सकता है। तो अगर हम नेपोलियन कोड की बात करूं तो नेपोलियन कोड की एक और खास बात थी कि आर्थिक उदारीकरण। मध्यम वर्ग जिसका उदय अभी अभी हुआ था, आर्थिक उदारीकरण पक्ष में था, है ना। मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो भी किसके पक्ष में थे, आर्थिक उदारीकरण के। यानी कि भाई उन्हें धंधा करना है तो क्या होना चाहिए, थोड़ी सी लिबरलिज्म होना चाहिए उनके धंधे में, है, ताकि वो आसानी से धंधा कर सके। आर्थिक उदारीकरण की जरूरत को समझने के लिए जो है ऐसे क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं जहां जो है जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, है ना। चलिए, कौन सी यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, चलिए। अच्छा, 19वीं सदी के पूर्वोत्तर में इस क्षेत्र में 39 प्रांत थे। किसकी बात हो रही है, जर्मनी की बात हो रही है। अभी देखा ना आपने, देखो आर्थिक उदारीकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल है समझने के लिए जो है, उदाहरण किसका लिया गया है, यहाँ पे जर्मन भाषा बोलने वाले जो लोग थे, है ना, तो उसका उदाहरण लिया गया है। किसकी बात करी जा रही है, तो 19वीं सदी में के पूर्वार्ध की बात करूं, 19वीं सदी जब खत्म होने वाला था, इसकी पूर्वार्ध की मैं बात करूं तो इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें 39 प्रांत में बटा हुआ था। हमारा जो जर्मनी था, हमारा तो नहीं था, सॉरी, उनका जो जर्मनी था, आज के टाइम पे आपको जर्मनी एक देश लगता है, लेकिन पहले जो जर्मनी था ना बेटा, वो 39 प्रांतों में विभाजित था। मतलब छोटे छोटे, मान के चलो ये जर्मनी है ना, ये पूरा जर्मनी है, ये पूरा जो है 39 भागों में जो है विभाजित था, आप मान के चलो, है ना। छोटी छोटी इकाइयों में बटे हुए थे, हर इकाई की अपनी अपनी अलग मुद्रा होती थी। अब दिक्कत क्या होती है, अब मान के चलो कोई बंदा इसमें रहता है ना, अब उसे इसमें जाना है, दूसरे राज्य में जाना है इसे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, इसे टैक्स देना पड़ेगा। क्यों, कौन सा टैक्स, कस्टम टैक्स, सीमा शुल्क। क्यों, क्योंकि ये सीमा पार कर रहा है, एक राज्य की जब दूसरी सीमा पार करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखो 2, 3, 4, 5 इन सब की जो मुद्राएं थी वो क्या थी, अलग अलग थी। यानी कि
जो जर्मनी था 39 राज्यों में डिवाइड था, जहां पे जर्मन भाषा बोली जाती थी, इनमें जो है अलग अलग मुद्राएं चला करती थी। कितनी दिक्कत होती होगी सोचो, किसी को एक से दूसरे राज्य में जाना है, फिर उसे करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी, उस करेंसी में ट्रेड करना पड़ेगा दूसरी में, फिर दूसरे से तीसरे में जाना है, फिर तीसरे देश की करेंसी में, तो बहुत दिक्कत। सोचिए देखो जरा कितनी दिक्कत हो जाएगी आपको ही, है ना। आप अगर अपने आपको बिजनेसमैन की तरह सोच के देखोगे तो देखो हर इकाई की जो अपनी अलग अलग मुद्रा थी और मापन की अलग अलग प्रणाली थी। सबसे बड़ी चीज, दूसरी चीज क्या है, मापन की, तौलने की अलग प्रणाली थी। कहीं 1 किलो को कुछ और बोल रहे हैं, कहीं 1 किलो को कहीं और कुछ और बोल रहे हैं, है ना। तौलने की प्रणाली अलग थी, माप, है ना। और यहां पे क्या था भाई, मुद्रा अलग थी, टैक्स अलग लिए जाते थे, है ना। यदि कोई व्यापारी हेम्सबर्ग से, है ना, न्यूमबर्ग जाता था तो उसे जो है चुंगी नाकों में गुजरना पड़ता था। यानी कि भैया चुंगी नाके मतलब जो टैक्स लेते हैं भाई, चुंगी नाके मतलब यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पे बात बेसिकली हो रही है कस्टम ड्यूटी की बात हो रही है यहां पे। यानी कि तुम एक जगह को, एक बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो ना, मान के चलो एक जगह है ये, इससे आप गए फिर दूसरी जगह, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपको, चुंगी टैक्स देना पड़ेगा, है ना। चुंगी नाकों पे जो है यहाँ पे आपको पैसा भी देना पड़ता था। तो 11 चुंगी नाके पड़ते थे। और क्या हुआ भाई, हर नाके पर जो है लगभग 5% चुंगी देनी होती थी। ये किसकी बात हो रही है, सीमा शुल्क की बात हो रही है। जब आप एक राज्य को पार करोगे दूसरे राज्य में जाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे समस्याएं कितनी है सोचो, 39 राज्यों में डिवाइड है, 39 राज्यों में विभाजित है, 39 राज्यों की अलग अलग करेंसी है। अब जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, चुंगी टैक्स देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे सबसे दिक्कत वाली बात यह है। और यहाँ पे प्लस क्या है, यहाँ पे प्लस क्या बताया मैंने, यहाँ पे प्लस मैंने बताया यहाँ पे मुद्राएं अलग अलग है ना। और मापन प्रणाली, नापने की और तौलने की जो प्रणाली है, तरीके हैं, वो भी सारे राज्यों में अलग अलग है ना। चलिए, चुंगी के भुगतान भार और नाप के अनुसार जो है होता था। अलग अलग स्थानों के भार और मापन में अत्यधिक अंतर होने के कारण जो है इससे बड़ी उलझन हुआ करती है। समझ में आ गया। मापन के कारण क्या होता था, मापन में जो है अत्यधिक अंतर हुआ करता था और यहां पे नापने में जो है दिक्कत आया करती थी। इसी तरह से जो है व्यापार के लिए बिल्कुल प्रतिकूल माहौल था, जिससे आर्थिक गतिविधियों में जो है विघ्न उत्पन्न होते थे, है ना। तो जो यहां पे आप बात करो, व्यवसाय में जो चीजें थी, जो कंडीशंस थी, वो क्या थी, वो बिल्कुल बेटा प्रतिकूल थी, है ना। बिल्कुल प्रतिकूल माहौल थे, जिससे जो है आर्थिक गतिविधियों में जो है विघ्न आता था, है ना। जब इतनी सारी ये जो बाधाएं होंगी तो उससे क्या होगा बेटा, इससे ज्यादा बाधाएं जब होंगी तो आपको ऑब्वियस सी बात है, धंधा करने में, आप कोई भी व्यापार चलाने में जो है आपको दिक्कत होगी, है ना। चलिए, 1834 में अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इसका सोल्यूशन लाने के लिए क्या हुआ, तो 1834 में जो प्रूशिया की पहल पर, प्रूशिया क्या है, अब उन 39 राज्यों में, इन 39 राज्यों में जो सबसे ताकतवर राज्य था बेटा, उसी का नाम क्या था, प्रूशिया था। मैंने बताया ना, जर्मनी जो था वो 39 राज्यों में डिवाइड था और उस टाइम कोई जर्मनी तो हुआ नहीं करता था, वो 39 राज्यों का संघ था। अब उसी संघ में से 39 राज्यों में से एक राज्य था, उसका नाम था प्रूशिया। इसकी पहल पर जो है क्या हुआ, जॉवलिन की कस्टम यूनियन का गठन हुआ। अच्छा, ये जॉवलिन की कस्टम यूनियन का गठन क्यों हुआ, तो ये जो समस्या मैंने बताई, इतनी सारी समस्या बताई, इन्हें खत्म करने के लिए जो है ये जॉवलिन जो था इसका गठन हुआ। ठीक है, चलिए, बाद में अधिकांश जर्मन राज्य भी इस यूनियन में शामिल हो गए। फिर क्या हुआ, बाद में जब ये आया उसके बाद जो ज्यादातर जर्मन जो राज्य थे, यानी कि जो 39 राज्य थे, ज्यादातर जो है इसमें शामिल हो गए। चुंगी की सीमाएं समाप्त कर दी गई, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आपको जो शुल्क देना पड़ रहा है उसे समाप्त कर दिया। और मुद्राओं को घटाकर क्या कर दिया, मुद्रा के 30 प्रकार, जो 30 प्रकार थे मुद्रा के लगभग जो 30 प्रकार थे, उसे घटाकर क्या कर दिया, उसे घटाकर सिर्फ 2 कर दिया, है ना। कितनी अच्छी चीज हुई, कितनी अच्छी चीज हुई। तो ये कब लिया गया, 1834 में जो है लिया गया था। ठीक है, चलिए, इसी बीच जो है रेल नेटवर्क के विकास ने, ठीक है, आवागमन और सरल बना दिया। अब भाई यहाँ पे रेल आ चुकी थी, आपको पता है रेल आ चुकी, तो आवागमन में जो है सबसे सरलता रेल ने दी। इससे जो है एक तरह के आर्थिक राष्ट्रवाद का जो है विकास होता है। आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, अब बात कर लेते हैं रूढ़िवादी का जन्म। अच्छा, रूढ़िवादी किसे बोलते हैं, रूढ़िवादी का मतलब होता है पुरानी सोच वाले लोग, जिनकी सोच जो है काफी पुरानी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें रूढ़िवादी लोग बोला जाता है। तो इनका जन्म की बात कर लेते हैं हम। तो देखो, सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया की सम्मिलित ताकतों ने नेपोलियन को पराजित कर दिया। मैंने बताया था आपको ध्यान हो, मैंने चीख के बताया था, 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है, जिसमें जो ब्रिटेन, रूस, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया जो होते हैं, इसमें क्या बोला गया, इसे शॉर्टकट में याद कर लो, प्रेब, P फॉर प्रूशिया, R फॉर रशिया, A फॉर ऑस्ट्रिया, B फॉर ब्रिटेन। ऐसे आपको याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कौन कौन से देशों से लड़ाई की थी। तो नेपोलियन की इन 4 देशों से लड़ाई हुई। उसके बाद क्या होता है, नेपोलियन को जो है पराजित कर देते हैं। फिर क्या होता है भाई, फिर होता यह है, नेपोलियन की पराजय के बाद जो है यूरोप की सरकारें रूढ़िवादी की ओर वापस लौट आती हैं। यानी कि क्या होता है, यानी कि होता यह है, वहां पे फिर से फ्रांस में फिर से क्या होता है, फिर से रूढ़िवादी शासन आ जाता है, रूढ़िवादी। और रूढ़िवादी लोग कौन थे, तो रूढ़िवादी कोई और नहीं था, रूढ़िवादी बल्कि जो राजा रजवाड़े थे ना, और जो कुलीन वर्ग के लोग थे, चाहते नहीं थे कि उदारवादी लोग आए, उदारवादता आए कहीं पे भी, तो यही रूढ़िवादी लोग थे, जो नहीं चाहते थे कि नए बदलाव आए, जो चाहते थे पुरानी जो चीजें वही चलती रहे। ऐसा आपके घर में होता है ना, जो बड़े बूढ़े होते हैं, काफी पुरानी सोच वाले होते हैं, ये नहीं चाहते कि भाई नई चीजें आए, हम नए एक्सपेरिमेंट करें। और होता भी यही है कि बड़ों में छोटों में लड़ाई हो जाती है कि हमारी जो सोच है उनसे मैच नहीं करती,
है ना। तो यही हुआ भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब हार हो जाती है प्रैप की नहीं, सॉरी, नेपोलियन की हार हो जाती है, तो 1815 में क्या होता है, 1815 में वेना की संधि होती है। वेना की संधि होती है। जब वेना की संधि होती है ना बेटा, तो यहां पे होता क्या है, वेना की संधि होगी। अब वेना की संधि में जो है फ्रांस में फिर से बुर्बो राजवंश की स्थापना हो जाती है। ध्यान करो, वही बुर्बो राजवंश जिसने रूल किया था पहले। लुई 16वां जो था, कहां का था वो बुर्बो राजवंश का था। उसका खत्म हो गया था, आपने ध्यान हो तो, उसका तो खत्म हो गया था शासन। लेकिन होता क्या है, 1815 में फिर से प्रैप जो होते हैं, यानी जो ताकतें जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, वो फिर से एक रूढ़वादी शासक की स्थापना कर देती है। बुर्बो राजवंश की जो है स्थापना कर दी जाती है। तो रूढ़वादियों को लगता था कि समाज और देश की पारंपरिक संस्थाओं का संरक्षण जरूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, फिर राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ढांचे, संपत्ति और परिवार के पुराने ढांचों को बचाकर रखना चाहते थे। उनका मानना क्या था, जो भी समाज में राजतंत्र है, चर्च है, सामाजिक ढांचे हैं, उन्हें हमें बचा के रखना चाहिए, है ना। ये सदियों से चले आ रहे हैं, हमें खत्म नहीं करना चाहिए। यही तो सोचती रूढ़वादी लोगों की। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग जो है इस बात को कभी नहीं मानते थे कि प्रशासन के क्षेत्र में उन बदलावों को जारी रखना चाहिए जो नेपोलियन ने किए थे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज हुई। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए थे, उन्हें क्या कर दिया, उन्हें अंडू कर दिया। यानी कि वो फिर से वैसे की वैसी कर दिए, उन्हें बदल दिया। जितने भी उसने बदलाव किए थे उन्हें फिर से वैसे ही कर दिया जैसे पहला हुआ करता था, है ना। चलिए, तो उन्हें लगता था कि उस प्रकार की आधुनिकरण से परंपरागत संस्थाएं और मजबूत होंगी। उन्हें यह भी लगता था कि एक आधुनिक सेना, एक कुशल प्रशासन, एक गतिशील अर्थव्यवस्था और दासता की समाप्ति से यूरोप के राजतंत्र को और मजबूती मिलेगी। क्या लगता था, देखो, उन्हें रूढ़वादी का जन्म हुआ तो उन्हें लगता था, क्या लगता था उन्हें, कि उस प्रकार की आधुनिकरण की मैं बात करूं, इससे परंपरागत संस्थाएं और मजबूत होंगी। उन्हें यह भी लगता था कि एक आधुनिक सेना, एक कुशल प्रशासक, एक गतिशील अर्थव्यवस्था और दासता की समाप्ति से जो है यूरोप के राजतंत्र को और मजबूती मिलेगी। ऐसा लगता था इन्हें, रूढ़वादी लोगों को, ठीक है। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं वेना की संधि। अब वेना की संधि में बात कर लेते हैं। अच्छा, तो 1800 क्या हुआ, अभी रिलेट करते रहना, थोड़ा जोड़ते रहना चीजों को। 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन हार गया, है ना, नेपोलियन हार चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेना की संधि होती है। अब वेना की संधि में क्या क्या चीजें थी उनके बारे में थोड़ा सा जान लो। अच्छा, तो यहाँ पे सन 1815 में जो है ब्रिटेन, रूस, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया जो होते हैं वो किसे हरा देते हैं। उसके बाद क्या है, वेना की संधि होती है। वेना कहां है, तो वेना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वेना जो है कहां की राजधानी, ऑस्ट्रिया की जो है राजधानी है वेना, है ना। अब ऑस्ट्रिया की राजधानी, अब यहाँ पे ये पूरी बैठक होती है, यहाँ पे संधि होती है। ऑस्ट्रिया के चांसलर जो होते हैं, ये याद रखना नाम, ड्यूक मेटरनिक, ये आते हैं भाई, ड्यूक मेटरनिक होते हैं। ये इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं इस वेना कांग्रेस की, ठीक है। इस कांग्रेस की मेहमान नवाजी का भार इन्हीं पे था। किस पे था, ड्यूक मेटरनिक पे, ठीक है। इस मीटिंग में जो है वेना संधि का खाका रूपरेखा जो है तैयार किया गया, है ना। इस मीटिंग में क्या हुआ, जो भी वेना संधि थी, इसकी क्या क्या चीजें हैं, इसमें एजेंडा क्या रहेगा, वो जो चीजें वो डिसाइड की जाती हैं। अब इसमें क्या होता है, इस संधि का मुख्य लक्ष्य था नेपोलियन के काल में यूरोप में आए हुए अधिकांश बदलावों को बदल देना, है ना। यानी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो भी नेपोलियन ने बदलाव किए हैं उन बदलाव को ही बदल देना, है ना, और जो चीजें जैसी पहले थी वैसी कर देना। इस संधि के अनुसार क्या कई कदम उठाए गए। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम पूछ लिया जाता है कि वेना संधि में क्या क्या चीजें थी, वेना संधि में क्या क्या कदम उठाए गए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो जिनमें से कुछ क्या है, देखो, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है बुर्बो राजवंश की स्थापना होगी, पुनः स्थापना, यानी कि जो रूढ़वादी सोच है उसकी पुनः स्थापना होगी। रूढ़वादी जो सोच है ना, इसकी पुनः स्थापना होगी। फिर क्या हुआ, और क्या हुआ, सुनो, फ्रांस की सीमा पर कई राज्य बना दिए गए। अच्छा, अगर फ्रांस जो है फ्रांस एक्सपेंड ना कर पाए तो उसके आसपास जो है कई राज्य जो है बना दिए गए, ताकि जो है फ्रांस अपनी सीमा को जो है और क्या ना कर सके, और ज्यादा बढ़ा ना पाए। तो आप देख सकते हो मैप में, ठीक है। फ्रेंच टेरिटरी, देखो ये फ्रेंच टेरिटरी पूरी है, देखो पूरी। और नेपोलियन के अलाइज कौन थे, ये वाले, ये नेपोलियन के अलाइज थे, ये वाले, ये पूरा जो हिस्सा देख रहे हो ना आप। इंडिपेंडेंट स्टेट कौन से, ये वाले, ये, है ना। तो फ्रांस ये रहा यहाँ पे। उदाहरण के लिए जो है उत्तर में नीदरलैंड का राज स्थापित किया गया। अब है ना, यहाँ पे क्या हुआ, उत्तर में, अगर आप ये फ्रांस में जाओ, उत्तर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे देखो ये क्या किया उन्होंने, एक नीदरलैंड नाम का जो राज था वो स्थापित कर दिया, है ना। इसी तरह जो है दक्षिण में पिडमोंट से जेनेवा को जोड़ा गया। दक्षिण की बात करो, यहाँ पे आ जाओ नीचे, है ना। तो यहाँ पे जो पिडमोंट नाम का एरिया था उसे जेनोवा से जोड़ दिया गया। तो ये सारी जो चीजें हैं वो की गई। आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, प्रूशिया को उसकी पश्चिमी सीमा के पास कई महत्वपूर्ण इलाके दिए गए। जो प्रूशिया था, प्रूशिया जो सोचो प्रैप जो राज्य में था, प्रूशिया की बात हो रही है यहाँ पे। प्रूशिया को उसकी पश्चिम सीमा के पास जो है कई महत्वपूर्ण इलाके दिए गए।
ऑस्ट्रिया को जो है उत्तरी इटली का जो है कब्जा दिया गया। ऑस्ट्रिया को क्या दे दिया, जो उत्तरी इटली था जहां पे नेपोलियन का राज हुआ करता था, इटली किसको दे दिया, ऑस्ट्रिया को दे दिया, है ना। नेपोलियन ने 39 राज्यों का एक जर्मन संगठन बनाया था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन हाँ, एक चीज नहीं हुई, क्या नहीं हुई, जो उसने 39 राज्यों का संगठन बनाया था इसमें जो है कोई भी बदलाव नहीं किए गए। इतनी जो चीज है वो हुई, है ना। और क्या होता है, पूर्व दिशा में रूस को पोलैंड के कुछ भाग दिए गए, जबकि प्रूशिया को सैक्सोनी का जो है एक भाग दिया गया। अब यहाँ पे क्यों भाग क्यों दिए जा रहे हैं, यहाँ पे जो है पहले किसका राज हुआ करता था, यहाँ पे पहले नेपोलियन का राज हुआ करता था, नेपोलियन ने कब्जा लिया था। अरे भैया, नेपोलियन तो आधे यूरोप को कब्जा लिया था, इसी डर की वजह से तो ये सारी शक्तियां आ गई थी, आगे सारी शक्तियां मिल गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद होता क्या है, कुछ नहीं होता। फिर जो पूर्व दिशा में जो है रूस को थोड़ा सा पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया, और सैक्सोनी का जो भाग था वो किसे दे दिया, वो प्रूशिया को दे दिया। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी, है ना। अब बात कर लेते हैं 1815 में जो रूढ़वादी शासक व्यवस्था आई थी, वे सब तानाशाही प्रवृत्ति की थी। वे किसी प्रकार की जो है आलोचना या विरोध को बर्दाश्त नहीं करते थे। यानी कि अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे आप देखोगे कि जो उदारवादी लोग थे, जो उदारवादी लोग थे, इन्होंने अपने आप को क्या करना शुरू किया, इन्होंने अपने आप को अंडरग्राउंड करना शुरू कर दिया। अंडरग्राउंड यानी कि जमीन दोष हो गए ये लोग। क्यों, क्योंकि भाई ये लोग जो थे ना, ये जो रूढ़वादी लोग थे, किसी भी प्रकार के विरोध को बर्दाश्त नहीं किया करते थे। तो इस वजह से यहां पे इन्होंने अंडरग्राउंड होना शुरू कर दिया। उनमें से अधिकांश ने अखबारों, किताबों, नाटकों और गानों में व्यक्त होने वाले विषय वस्तु पर जो है कड़ा सेंसर कानून लागू कर दिया। यानी कि जो भी किताबें, अब होता है ना कि जब पढ़े लिखे लोग थे, उदारवादी लोग थे, अपनी बात आम लोगों तक कैसे पहुंचाते थे, किताबों के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, मैगजीन्स के जरिए। तो इन पर जो है सेंसर लगाना शुरू कर दिया। सेंसर क्या होता है, सेंसर का मतलब होता है कट लगा देना। यानी कि आप कोई भी चीज छाप रहे हो तो सबसे पहले सरकार के पास जाएगी। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि आपने उनके खिलाफ कुछ चीज लिखी है तो वो उसे आगे पास नहीं करेंगे। इसे हम बोलते हैं सेंसरशिप। तो ये जो है वो लगना भी शुरू हो गई थी, ठीक है ना। चलिए, तो इससे क्या होता है भाई, इससे क्या होता है, बड़ी दिक्कतें आने लगती हैं, है ना। और बाकी जो अगली कहानी जो है, आगे कहानी में क्या होता है ना, एक होता है ना जो जैसे जो नाटक होते हैं वो सीरीज में आते हैं, एपिसोड्स में आते हैं। तो एपिसोड तो खत्म हो गया, दूसरा एपिसोड खत्म हो गया इस चैप्टर का, और अगली क्लास में हम क्या, तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अगली क्लास में हम और जो टॉपिक्स है उसकी बात कर लेंगे। तो अभी क्या है भाई, अभी हम बात करेंगे, हमने अभिजात वर्ग के बारे में बात की, मध्यम वर्ग के बारे में बात की, उदारवादी राष्ट्रवाद की भावना के बारे में बात की, मताधिकार के बारे में बात की, आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के बारे में बात की, फिर हमने वेना संधि के बारे में बात की, है ना। इतनी सारी जो चीजें हैं, उसके रूढ़वादी के बारे में बात की हमने, इतनी सारी चीजों के बारे में जो है हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब आपके सामने आएगा क्विज, और आपको करना है क्विज का आंसर, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, कुलीन वर्ग के लोग कौन सी भाषा बोलते थे। कुलीन वर्ग के जो लोग थे वो कौन सी भाषा बोला करते थे, फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा, चीनी भाषा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो कुलीन वर्ग के लोग हैं वो कौन सी भाषा बोला करते थे, फटाफट से बताओ जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अभिजात वर्ग की जनसंख्या में अधिकांश लोग कौन थे। अभिजात वर्ग की जो जनसंख्या थी इसमें अधिकांश लोग कौन थे, किसान, व्यवसायिक वर्ग, उद्योगपति, या फिर व्यापारी। अभिजात वर्ग की जनसंख्या में अधिकांश लोग कौन थे। आगे बढ़ते हैं। कुलीन वर्ग से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कुलीन वर्ग से संबंधित, कुलीन वर्ग के लोगों की जीवन शैली एक जैसी होती थी। यूरोपीय महाद्वीप में कुलीन वर्ग हमेशा से ही प्रभावशाली हुआ करता था। कुलीन वर्ग के लोग जर्मन भाषा बोलते थे, या फिर कुलीन वर्ग संख्या में छोटे थे। कुलीन वर्ग से संबंधित इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। याद करना, सही नहीं पे बात हो रही है, ठीक है। कुलीन वर्ग के लोगों की जीवन शैली एक जैसी हुआ करती थी। यूरोपीय महाद्वीप में कुलीन वर्ग हमेशा से ही प्रभावशाली हुआ करता था। कुलीन वर्ग के लोग जर्मन भाषा बोलते थे, या फिर कुलीन वर्ग संख्या में छोटा था। फटाफट से बता दो जल्दी से, इसका आंसर जो है आप जल्दी से अप्लाई करो फटाफट से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या, मध्य वर्ग में मुख्य रूप से कौन लोग आते थे। मध्यम वर्ग में जो है मुख्य रूप से कौन लोग थे, उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायी, या फिर उपयुक्त सभी। फटाफट से बताओ। उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायी, या फिर उपरोक्त सभी। चलिए, तो भाई ये क्विज समाप्त हो गया है। तो पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कुलीन वर्ग के लोग कौन सी भाषा बोलते थे, आपको पता होना चाहिए। कुलीन वर्ग के लोग जो है फ्रेंच भाषा जो है बोला करते थे। अभिजात वर्ग की जनसंख्या में अधिकांश लोग कौन थे, किसान थे,
व्यवसायी वर्ग के थे, उद्योगपति थे, व्यापारी थे। तो आप उद्योगपति बोल सकते हो वैसे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुलीन वर्ग में संबंधित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि कुलीन वर्ग के जो लोग थे ना वो जर्मन भाषा बोलते थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, तो मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग में मुख्य रूप से कौन लोग आते थे? मध्यम वर्ग में जो मुख्य रूप से कौन लोग आते थे, तो यहाँ पे मध्यम वर्ग में मुख्य रूप से जो है आप बोल सकते हो हाँ सभी आते थे, है ना, उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायी, ये सब आया करते थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चन दे रखे हैं ये आपको करने हैं, है ना, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न है, इन्हें आप क्या करना है। जैसे कुलीन वर्ग के लोगों की जीवन शैली पर टिप्पणी कीजिए, पश्चिमी और केंद्रीय यूरोप में क्या बदलाव हुए, कुलीन वर्ग के लोग कौन सी भाषा बोलते थे, मध्यम वर्ग का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, मध्यम वर्ग में कौन लोग शामिल थे, उदारवाद के कारण समाज में क्या बदलाव हुए, फ्रांस के लोगों के मताधिकार पर टिप्पणी कीजिए, और आखिरी क्वेश्चन है, नेपोलियन के शासनकाल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी और उन्हें अपने मताधिकार के लिए जो है कब तक संघर्ष करना पड़ा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको करनी है। ठीक है, अगली क्लास में क्या करेंगे हम, ये और क्वेश्चन, अरे और भी लाया हूं मैं। चलो, आर्थिक उदारीकरण के बाद व्यापारियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, हेम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग के बीच कितने चुंगी नाकों से जो है गुजरना पड़ता था और वहां पर किसानों कितना भुगतान करना पड़ता था, है ना, और यहाँ पे ज्वेलरिन के द्वारा गठित कस्टम यूनियन ने क्या सुधार किए। तो ये सारी जो चीजें वो आपको करनी है ना। अगली क्लास में हम क्रांतिकारी जो टॉपिक है इसके बारे में बात करेंगे, कौन थे क्रांतिकारी, नए नए जो क्रांतिकारी उभरे यूरोप में उनके बारे में